सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10 इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे। ये इस चैप्टर में हमारा फिफ्थ पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ है, कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए कंट्रीज कनेक्ट हो रहे हैं, कंट्रीज इंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो टेक्नोलॉजी का है। रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट हुआ है, ये एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी उसको बढ़ाने के लिए। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 years हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल अगर हम लें तो पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें इंप्रूवमेंट की वजह से क्या हुआ है, सामान को हम बहुत जल्दी, बहुत फास्ट दूर दूर भेज पा रहे हैं, वो भी कम दामों पर। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स, ट्रक्स। अब जो सामान है उसको क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर रखा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कंटेनर वगैरह है। अक्सर फिल्मों में ये सीन दिखाए जाते हैं पोर्ट के। तो ये बड़े बड़े बॉक्स रखे होते हैं, तो ये कंटेनर होते हैं। तो इसमें लोड किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कंटेनर रखने से, कि वो जो प्रोडक्ट है वो डैमेज नहीं होने पाता और आसानी से वो शिप्स के जरिए, रेलवे, प्लेन्स या ट्रक्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन द पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट्स। और कंटेनर से एक फायदा यह भी हुआ है कि जो पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट है, यानी पोर्ट पे जब शिप्स के अंदर सामान को लोड करते हैं या सामान उतारते हैं और उस सामान को मार्केट में भेजते हैं, तो ये कॉस्ट कम हो गई है। अब मान लो अगर बाइक है या कार को ट्रांसपोर्ट करना है, बाइक को ही मान लेते हैं, तो एक एक बाइक अगर हम शिप पे लोड करेंगे, फिर उसको सेट करेंगे और फिर उतारना, फिर उसको गाड़ी पे लाद के मार्केट तक पहुंचाना, इसमें क्या होगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। वहीं अगर मान लो 50 बाइक्स को एक कंटेनर के अंदर हमने रख दिया, जो बाइक एक मार्केट के अंदर जानी है और उस पर लिख दिया ये मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर ये जाएगी, तो अब क्या है, क्रेन के जरिए उस कंटेनर को उठाएंगे, सीधे शिप पे रख देंगे। जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी तो वहां क्रेन से उसको उठाएंगे और उसके बाद गाड़ी पे लोड कर देंगे और सीधे वो मार्केट पहुंच जाएगा। तो कॉस्ट भी कम लगेगी और टाइम भी बच जाएगा, वरना एक एक सामान को उठाने ले जाने में टाइम लगता है और पैसा भी लगेगा, उतने ज्यादा लोग भी आपको लगेंगे। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन। एयर ट्रांसपोर्ट के जो कॉस्ट है वो भी कम हो गई है। दिस हैज इनेबल मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइन। तो इससे क्या हुआ है, एयरलाइन के जरिए, प्लेन्स के जरिए भी सामान और ज्यादा, यानी पहले जितने सामान होते थे उससे ज्यादा सामान अब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे हमारा ध्यान जाना जरूरी है, वो क्या कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप पहले जाओ 100-200 साल पहले, तो इंफॉर्मेशन को पास करना, कम्युनिकेशन करना कितना ज्यादा मुश्किल था। वही एक कबूतर ही आपके पास रास्ता था, उसी में चिट्ठी बांध कर और भेजा जाता था। अब कबूतर अगर बीमार हो गया या मर गया या किसी ने उसका शिकार कर लिया तो आपका इंफॉर्मेशन भी चली गई और टाइम भी ज्यादा लगता था। तो बहुत ज्यादा मुश्किल था इंफॉर्मेशन को पास करना या किसी तरह से कम्युनिकेट करना। लेकिन आज कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। इन रिसेंट ईयर्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। अभी कुछ ही सालों में जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में देखें या कंप्यूटर या इंटरनेट के फील्ड में देखें, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। पहले कंप्यूटर कितना स्लो चलता था और बहुत पुराना, अगर किसी ने देखा हो, यानी 15 साल पहले का अगर आपने कंप्यूटर देखा हो, तो बहुत धीरे चलता था और बहुत ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते थे उस पर। और इंटरनेट स्पीड भी बहुत कम हुआ करती थी। अपने स्कूल के टाइम का अगर मैं बताऊं, तो वही 2G नेटवर्क हुआ करता था और अगर 30-40 kbps आ गई या 50 पहुंच गई तो कहते थे बहुत ज़्यादा स्पीड आ जा रही है। और ये जनरली मॉर्निंग के टाइम ही होता था, जब ज़्यादातर लोग इंटरनेट नहीं चला रहे होते थे। कभी उस टाइम सोचा भी नहीं था कि कभी MB के अंदर या GBs के अंदर भी स्पीड आएगी, लेकिन आज पॉसिबल है। तो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, अब जो टेलीकम्युनिकेशन है यानी दूर संचार इसे हम कहते हैं, यानी एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें क्या चीज़ आ गई, आपका टेलीग्राफ हो गया। ये भी मैसेज भेजने का एक डिवाइस होता था जिसके जरिए मैसेज ट्रांसमिट किया जाता था। टेलीफोन हो गया जिसके अंदर आपका मोबाइल फोन्स आ गए और आपका फैक्स हो गया। तो ये सब जो डिवाइस है वो किस लिए यूज होते थे, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, यानी दूर डिस्टेंस पर कम्युनिकेट करने के लिए।
आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में कॉन्टैक्ट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज का हम सहारा लेते हैं। और किस लिए? टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। तुरंत हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आज क्या है, सीधे गूगल करो, इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, जो बहुत दूर के एरिया हैं, जो शहर वगैरह से दूर हैं, जहां इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, उन एरियाज के अंदर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो इस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के जरिए। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये कैसे होता है? सैटेलाइट के जरिए होता है। सैटेलाइट के जरिए ही आपका ये जो टेलीकम्युनिकेशन है वो वर्क करता है। और जो आपका रिमोट एरियाज है, बहुत अंदर एरिया है, मान लो वहां टावर नहीं है, तो वहां पर क्या है, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज होती हैं। जैसे सैटेलाइट फोन होते हैं वो यूज किए जाते हैं। जो जनरल फोन नहीं होता आपका, जो टावर से कनेक्ट होता है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट के जरिए ट्रांसमिट करता है। मान लो ऐसे जंगल में आप चले गए, वहां टावर वगैरह है नहीं, कोई रहता नहीं, लेकिन आपके पास अगर सैटेलाइट फोन है तो वहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हो कहीं पर भी। एज यू वुड बी अवेयर, कंप्यूटर हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि कंप्यूटर हर फील्ड के अंदर पहुंच गया है, जहां देखो वहीं पर भी कंप्यूटर से काम हो रहा है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड इनटू अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। और आप इंटरनेट की अमेजिंग दुनिया के अंदर भी जा सकते हो, यानी इंटरनेट आप यूज कर सकते हो, उससे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हो। कुछ भी चाहिए आप सीधे सर्च कर लो और शेयर भी कर सकते हो इंफॉर्मेशन, जैसे इस वीडियो को आप शेयर कर देना। इंटरनेट ऑल्सो अलाउस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। तो इंटरनेट के जरिए हम ईमेल भेज सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, बहुत कम रेट पे। और अब क्या, अब तो फ्री में बात हो रही है, यानी एक बार रिचार्ज कर लो उसके बाद तो फ्री ही है। या कहीं फ्री का वाईफाई मिल गया तब तो बिल्कुल ही पूरा फ्री है, कहीं पर भी बात करो। और वॉइस मेल क्या है, बल्कि वीडियो कॉलिंग भी हो रही है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन शॉर्ट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। लेट अस सी हाउ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसे हम शॉर्ट में आईटी कहते हैं, इसने बहुत बड़ा रोल निभाया है जो प्रोडक्शन सर्विसेज है उसको स्प्रेड करने के लिए, यानी अलग अलग जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। अब इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर आईटी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अ न्यूज मैगजीन पब्लिश फॉर लंडन रीडर्स इज टू बी डिजाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। अब एक वो मैगजीन जो लंदन में जिसे लोग पढ़ते हैं, लंदन के अंदर वो बिकती है, उसकी डिजाइनिंग और प्रिंटिंग कहां हो रही है, दिल्ली के अंदर हो रही है। द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंड थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस। अब उसमें क्या छपेगा, क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो क्या है, लंदन से दिल्ली के ऑफिस में सेंड कर दी जाती है इंटरनेट के जरिए। द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर ऑन हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब जो दिल्ली के अंदर डिजाइनर है उनको ऑर्डर दिया जाता है कि किस तरह से इसको डिजाइन करना है, यानी कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, फॉन्ट का साइज क्या होगा, कौन कौन से कलर हम यूज करेंगे, कौन सी इमेजेस किस तरह से यूज करनी है। ये एक फॉर्मेट होता है, अलग अलग डिजाइन होती है। तो वो लंदन से बताया जाता है कि आपको इस डिजाइन में ये चीज छापनी है। किसके जरिए, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी के जरिए, यानी ईमेल के जरिए भेज दिया या किसी और जरिए से ये चीज बता दी गई या फोन से बता दिया कि इस तरह से आपको डिजाइन करनी है। द डिजाइनिंग इज डन ऑन कंप्यूटर। अब जो डिजाइन बन के तैयार होती है वो कहां होती है, कंप्यूटर में बनाई जाती है। आफ्टर प्रिंटिंग द मैगजीन आर सेंट बाय एयर टू लंदन। प्रिंटिंग के बाद ये मैगजीन एयर के जरिए यानी एरोप्लेन के जरिए लंदन भेज दी जाती है। इवन द पेमेंट ऑफ द मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग फ्रॉम अ बैंक इन लंदन टू द बैंक इन दिल्ली इज डन इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट, ई बैंकिंग। और जो पेमेंट है यानी सामान पहुंचा, अब लंदन से क्या है, पैसा किस तरह भेजा जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए तुरंत भेज दिया जाता है, यानी ई बैंकिंग है, उसके जरिए तुरंत लंदन के बैंक से दिल्ली के बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर हो गया। अब यहां पर क्यों प्रिंट कराते हैं भाई, इतना दूर ट्रांसपोर्ट करना है, इससे अच्छा वहीं प्रिंट करा लो। तो उन्होंने जो कैलकुलेशन निकाला है उसके हिसाब से अगर इंडिया में हम प्रिंट कराएंगे तो सस्ता पड़ता है, और सचमुच सस्ता पड़ता है। एक एडिशनल जो खर्चा बढ़ता है वो आपका ट्रांसपोर्ट का है, उसको भी अगर मिला लें तो भी इंडिया में प्रिंट कराना सस्ता है उनके लिए, इसीलिए प्रिंट कराते हैं यहां पर। अब दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो आपका है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। अब मान लो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो गई, हम जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सामान को, और पैसा अगर ट्रांसफर करना है वो भी तुरंत हो जा रहा है, डिजाइन ट्रांसफर करना है वो भी जल्दी हो जा रहा है, सारी फैसिलिटी है। लेकिन अगर कोई कंट्री फॉरेन ट्रेड होने ही ना दे, यानी इस बात को अलाउ ही ना करे कि दूसरे कंट्री का सामान आकर हमारे देश में बिके, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने दे, बाहर किसी और कंपनी का पैसा यहां लगने ना दे, तो भी ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी कंट्रीज आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसका लिबरलाइजेशन हो, यानी इसमें कोई रुकावट ना आए। कोई भी कंट्री जाकर किसी दूसरे कंट्री के अंदर अपने सामान को बेच भी सकता है और वहां पैसा भी लगा सकता है।
लेट अस टर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। तो वही वाला जो हमने चाइनीज टॉय वाला एग्जांपल देखा था, उसी को हम फिर से डिस्कस करते हैं। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज। अब मान लो इंडियन गवर्नमेंट जो चाइना से टॉय आ रहे हैं उन पर टैक्स लगा दे। व्हाट वुड हैपन? तो क्या होगा? दोज हु विश टू इंपोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। अब जो इंपोर्ट करना चाहते हैं सामान को, उनको टैक्स देना पड़ेगा। यानी मान लो अगर पहले क्या था, इंडिया के अंदर एक टॉय बन रहा है वो 100 रुपए का है, एकदम सेम उसी तरह का टॉय चाइना की मार्केट से बन के आ रहा है और उसका रेट है 80 रुपीज। तो कौन वाला लेंगे लोग? 80 वाला लेंगे, चाइनीज वाला लेंगे। लेकिन अगर 30 रुपीज टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो अब चाइनीज टॉय का रेट कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो अब चाइनीज वाला सामान कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, सारा इंडियन खरीदेंगे, क्योंकि इंडियन वाला अब सस्ता हो गया। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल नाउ हैव टू पे हायर प्राइस ऑन द इंपोर्टेड टॉयज। तो टैक्स लगने की वजह से जो बाहर से सामान आ रहे हैं उनको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। चाइनीज टॉय विल नो लॉन्गर बी अ चीप इन द इंडियन मार्केट। तो अब चाइना के जो सामान है वो इंडिया की मार्केट में सस्ते नहीं रह गए क्योंकि टैक्स लग गया। एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो सीधी सी बात है, जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, तो वो कम भेजा जाएगा टॉय यहां पर। इंडियन टॉय मेकर विल प्रॉस्पर। तो इससे इंडियन टॉय मेकर को क्या होगा? फायदा होगा कि अब इनके सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब ये जो टैक्स लगाया गया इंपोर्ट पे, यानी बाहर से जो सामान आ रहा है किसी कंट्री के अंदर, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कहते हैं ट्रेड बैरियर, यानी व्यापार में एक तरह से रुकावट लाना। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। इसे बैरियर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब उतना फ्री नहीं है ट्रेड करना। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू कंट्री। अब जो गवर्नमेंट है वो इस ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल किस लिए करती है कि जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन से जो सामान बन के आ रहा है उसको रेगुलेट कर सके, कितना सामान आना चाहिए, कौन सा सामान आना चाहिए, ये सब कंट्रोल किया जा सके। जिस सामान को वो नहीं चाह रही है गवर्नमेंट कि ये सामान हमारे देश के अंदर बिके आके, तो क्या करेगी? उस पर टैक्स ज्यादा लगा देगी, और जिसको लगेगा हाँ ये सामान आना चाहिए उस पर टैक्स कम कर देगी या टैक्स हटा देगी। थोड़ा टैक्स लगाएगी तो थोड़ा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से रेगुलेट करती है गवर्नमेंट इस ट्रेड बैरियर को यूज करके। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जब देश हमारा आजाद हुआ था उस समय जो गवर्नमेंट बनी थी उसने इस ट्रेड बैरियर का यूज किया था ताकि जो फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको रोका जा सके। अब ऐसा क्यों किया था? दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो यहाँ प्रोड्यूस करने वाले हैं, यहाँ जो फैक्ट्री लगाने वाले हैं या छोटा मोटा कोई भी काम करने वाले हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से। यानी अगर फॉरेन का सामान यहाँ आता, फॉरेन ट्रेड होने लगती, तो बाहर कंपनी यहाँ सामान भेजती, उनका सामान सस्ता भी होता और अच्छी क्वालिटी का भी होता। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी हमारी वो आगे न बढ़ पाती और यहाँ जो वर्कर थे उनको नुकसान हो जाता। Industries were just coming up in the 1950s and 1960s and competition from import at that stage would not have allowed these industries to come up. तो जब बिल्कुल देश हमारा आजाद हुआ था उस समय, यानी 1950s और 1960s की बात करें, तो इंडस्ट्रियां उस समय लग रही थी और छोटी इंडस्ट्री और बड़ी हो रही थी। और अगर उस समय ट्रेड खोल दिया जाता तो वो फॉरेन वाले सामान के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते और इस तरह हमारी इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो पाती। Thus India allowed import of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. अब ऐसा नहीं था कि सारी चीज पे बिल्कुल बैरियर लगा दिया कि कोई भी सामान देश के अंदर नहीं आना चाहिए। कुछ जो जरूरी चीजें थी, जो हमें रिक्वायर थी, उसमें हमने बैरियर नहीं लगाया क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये चीजें आए। जैसे मशीनरी है, अब मशीन की जरूरत पड़ेगी, हमको इंडस्ट्री में लगाना है, हमें फैक्ट्री के अंदर लगाना है, तो मशीन की जरूरत है, इसलिए मशीन पर हमने ये बैरियर नहीं लगाया। और फर्टिलाइजर अगर लगा देते फर्टिलाइजर पे तो किसानों को नुकसान होता, वही थोड़ा बहुत कुछ फसल होती। अब फर्टिलाइजर से क्या हुआ? और ज्यादा फसल होने लगी। और पेट्रोलियम है, इस पर भी हमने नहीं लगाया ताकि ये चीजें हमको मिलती रहें क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। Note that all the developed countries during the early stages of development have given protection to the domestic producer through a variety of means. तो ये बात हमको नोट करने की है कि जो आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब वो डेवलप हो रहे थे, ठीक है, जब वो डेवलपिंग थे, उस समय अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे, यानी उनके जो लोकल, उनके देश के अंदर जो लोग सामान बनाने वाले थे, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट किया अलग अलग रास्ते से। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि बैरियर लगा के इस तरह से प्रोटेक्ट करें, अगर बाहर से सामान नहीं आएगा तो जो कंट्री के अंदर बनेगा वही बिकेगा। तो इस तरह से लोकल जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे उनकी मदद की गई। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फॉर रीचिंग चेंजेस इन द पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। तो जब 30-40 ईयर्स तक हमने बैरियर लगाए रखा ताकि हमारी इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप हो जाएं,
तो जब उस लेवल की पहुंच चुकी कि हाँ अच्छी खासी डेवलप हो गई और अपने जो लोकल प्रोड्यूसर हैं वो इंटरनेशनल को कंपटीशन दे सकते हैं, तब जाकर करीब 1991 के अंदर कुछ फार रीचिंग चेंजेस किए गए पॉलिसीज के अंदर। यानी जो पहले नियम कानून थे उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए और ये जो बदलाव थे वो फार रीचिंग थे, यानी इसका असर दूर तक पड़ने वाला था। अलग अलग फील्ड में, चाहे मेडिकल फील्ड में देख लें, एग्रीकल्चर फील्ड में देख लें, ट्रांसपोर्ट की फील्ड में देख लें, अलग अलग फील्ड के अंदर इसके असर पड़ने वाले थे। तो ये चेंजेस लाए गए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू compete विद द प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ चुका है कि हमारे जो इंडिया में प्रोड्यूस करने वाले हैं वो अब इंटरनेशनल जाकर ग्लोबल मार्केट के अंदर अपना कंपटीशन दें। क्योंकि अगर मान लीजिए आप बैरियर लगा दिए हो, अब आप तो अलाउ नहीं कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, सामान बेचने के लिए, तो दूसरा कंट्री भी अलाउ नहीं करेगा आपको कि आप जाकर सामान बेचो। आपको अपना बैरियर हटाना पड़ेगा, तब अगला बंदा, अगला कंट्री वाला अपना बैरियर हटाएगा। तो जब तक हमने बैरियर लगाया था तो हम बाहर सामान नहीं भेज पा रहे थे अपना, क्योंकि दूसरे कंट्रीज ने हमारे लिए भी बैरियर लगा दिए थे कि हम भी अलाउ नहीं करेंगे आपको। तो जब हमने हटाया तो दुनिया ने भी हटाया, और हमने इसलिए हटाया क्योंकि अब हमारे प्रोडक्ट उस लेवल के पहुंच चुके थे कि हम कंपटीशन कर सकते थे। It felt that the competition would improve the performance of the producer within the country since they would have to improve their quality। और ये भी महसूस किया गया कि इस कंपटीशन की वजह से जो हमारे प्रोड्यूसर है वो अपनी क्वालिटी को और अच्छा करेंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल कंपटीशन देना है ना, तो अपनी क्वालिटी को और अच्छा कर लेंगे। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो फैसला लिया गवर्नर ने कि हम स्ट्रेट बैरियर को हटाएंगे और फ्री ट्रेड कराएंगे, तो उसको बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इसने वेलकम किया कि हाँ ये बहुत अच्छा आपने काम किया। 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू लार्ज एक्सटेंट। तो इस तरह से बहुत हद तक हमने बैरियर्स को हटा दिए, रुकावटें हटा दी फॉरेन ट्रेड के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस meant that goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सामान है वो बाहर से मंगाए भी जा सकते हैं और हम दूसरी जगह भी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो बाहर कंपनियां हैं वो भी आकर यहाँ फैक्ट्रीज और ऑफिस ओपन कर सकती हैं। रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या है? यही जो बैरियर, जो रुकावटें हैं और जो पाबंदियां गवर्नमेंट लगाई है, इसको हटाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो अब ये जो व्यापार का लिबरलाइजेशन हुआ है, ट्रेड का लिबरलाइजेशन हुआ है, इसकी वजह से जो बिजनेस है उसके अंदर ये डिसीजन लेना आसान हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया है कि वो जो चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इंपोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। तो जो भी गवर्नमेंट जितना कम रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जितना कम पाबंदी लगाएगी, उतना ही हम उसको कहेंगे कि यह लिबरल है। यानी अगर रिस्ट्रिक्शन कम लगी है तो वो गवर्नमेंट या वो कंट्री ज्यादा लिबरल है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और दूसरी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।